प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात स्पेक्ट्रा हमारे कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो देखिएगा, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जब कोई अणु या परमाणु फोटोन का अवशोषण या उत्सर्जन करता है तो उससे उनकी ऊर्जाओं का मान घटता बढ़ता रहता है और उसके संगत ही हम इन स्पेक्ट्रमों को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसे हम नीचे चार्ट द्वारा दर्शा सकते हैं। स्पेक्ट्रम हमारे दो प्रकार के होंगे। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जो कि हमारे फोटोन के उत्सर्जन से प्राप्त होता है, जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम कि इसमें हमारा अणु या परमाणु फोटोन का अवशोषण करता है। इन उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रमों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक सतत और एक असतत। और असतत को भी हम पुनः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेखीय स्पेक्ट्रम और दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्य रूप से अवशोषण स्पेक्ट्रम को लेकर के व्याख्या करते हैं, उत्सर्जन को नहीं। और इसी आधार पर हम जो हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम है, जिसमें कि बैंड स्पेक्ट्रम है, उसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं, एक घूर्णन स्पेक्ट्रम, एक कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम और एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। घूर्णन स्पेक्ट्रम के कारण जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे उनको हम माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन करेंगे। कंपन घूर्णन के कारण जो हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं उनका हम IR या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण जो हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं उन्हें हम विजिबल या पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनका अध्ययन करेंगे। जब एक अणु में प्रकाश या विकिरण का अवशोषण होता है तो मुख्य रूप से तीन परिवर्तन होते हैं, और जैसे आणविक घूर्णन, आणविक कंपन और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी अणु में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, इन स्पेक्ट्रम जो हमारे परिवर्तनों के कारण हमारी ऊर्जाएं भी हमें मिलेंगी, और वो ऊर्जाएं हमारी चार प्रकार की होंगी, जैसे स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ऊर्जा। यहाँ पर जो हमारी स्थानांतरण ऊर्जा है वो क्वांटीकृत नहीं होती और इसका मान भी क्या होता है, बहुत कम होता है। अतः किसी अणु की जो कुल ऊर्जा होती है उस ऊर्जा में हम इन ऊर्जाओं को, जो टोटल ऊर्जा का है उसमें इस स्थानांतरण ऊर्जा को कंसिडर नहीं करते। इसी आधार पर या इन्हीं ऊर्जाओं के आधार पर एक सन्निकटन दिया, बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन या बोर ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। ये एक्चुअली में क्या होता है कि जब किसी अणु की कुल ऊर्जा, जिसको हम ई टोटल कह सकते हैं, तो ऊर्जा ज्ञात करें तो वो जो हमारी विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के कारण जो ऊर्जाएं हमें मिलती हैं उनके योग के बराबर होती है। जिसे हम बोर्न ओपन समीकरण द्वारा, निम्न प्रकार समीकरण या एक द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि ई टोटल इज इक्वल टू ई स्थानांतरण, ई रोटेशनल, ई वाइब्रेशनल और ई इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। और जो ई टोटल है वो हमारे इन सब का योग के बराबर होगी, जिसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट द्वारा दर्शा सकते हैं। परंतु मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें स्थानांतरण ऊर्जा का मान क्वांटीकृत नहीं होता है, तथा इन ऊर्जाओं जो हमारी वो इसको मान भी बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको उपेक्षणीय मानकर छोड़ देते हैं। तो अब हमारी जो इन ऊर्जाओं का क्रम है, या बढ़ते हुए क्रम में हमारी किस प्रकार से ऊर्जा, या घटते हुए क्रम में ऊर्जा किस प्रकार से होगी, तो सबसे अधिक ऊर्जा हमारी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण होगी, उससे कम वाइब्रेशनल के कारण, उससे कम हमारी रोटेशनल के कारण, और सबसे लोएस्ट है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के ट्रांजिशन के कारण होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनल स्थानांतरण के कारण ऊर्जा है इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारे समीकरण फर्स्ट में हम इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जो ई टोटल का मान होगा वो होगा ई रोटेशनल
प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, जिसको हम समीकरण नंबर 2 द्वारा दर्शा सकते हैं। किसी अणु का आणविक स्पेक्ट्रा चयन के नियम द्वारा निर्धारित होता है, जिसके अनुसार किसी विशिष्ट ऊर्जा के अवशोषण से विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन या संक्रमण होते हैं। सम्मित संक्रमणों में कुछ संक्रमण अनुमत होते हैं तथा कुछ प्रतिबंधित होते हैं, जिनको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि यदि हम जो हमने टेबल के रूप में देखें इसको, तो इसमें S से P कक्षक में यदि संक्रमण होता है तो वो हमारा अनुमत होगा, P से D में कक्षक में संक्रमण होगा तो वो भी अनुमत होगा। परंतु यदि S से S में, P से P कक्षक में, D से D कक्षक में तथा S से D कक्षक में जो हमारा संक्रमण होगा वो हमारा प्रतिबंधित संक्रमण के रूप में होगा। तो अब हम इनके जो हमारा संक्रमण होता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, जो हमारा ऊर्जाओं का एक लोअर लेयर से हायर लेयर में हमारा अगर वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उससे जो हमारा ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको हम डेल्टा ई द्वारा दर्शा सकते हैं। और डेल्टा ई का मान जो है वो हमारा टोटल एनर्जी के रूप में है, वो डेल्टा ई रोटेशनल प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई संक्रमण के योग के बराबर होगा। इनकी कोटियों में बहुत अंतर है, क्योंकि एक घूर्णन के दौरान 10⁻³ कंपन हो सकते हैं। अतः ये माना जाता है कि घूर्णन तथा कंपन स्वतंत्र रूप से होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसे ही हम बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन कहते हैं। किसी अणु में 3 प्रकार की ऊर्जाएं, जिसको मैं आप पहले व्याख्या कर चुका हूँ, 3 प्रकार की ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, कंपन और घूर्णन ऊर्जाएं होती हैं। और ये तीनों ही ऊर्जाएं हमारी क्वांटीकृत होती हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन के लिए कुछ विशिष्ट मान ही संभव है। अणु में घूर्णन ऊर्जा का मान घूर्णन क्वांटम संख्या, जिसको हम J द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, द्वारा निर्धारित होता है। कंपन ऊर्जा का मान कंपन क्वांटम संख्या, जिसको हम V/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम N द्वारा दर्शाते हैं, से निर्धारित होता है। और इसके अनुसार हम इन ऊर्जाओं के मान भी ज्ञात कर सकते हैं, इन ऊर्जाओं के मान को हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि ER यानी रोटेशनल के कारण जो एनर्जी होगी हमारी, वो होगी ER = J+J+1 मल्टीप्लाइड h²/8π²I। इसी प्रकार से E वाइब्रेशनल जो हमारी यानी कंपन के कारण जो ऊर्जा होगी वो हमारी V+1/2 मल्टीप्लाइड h/2π मल्टीप्लाइड √k/μ। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण जो ऊर्जा E वो हमारी -2π²m⁴Z²n²h², जहाँ पर J, V और N पूर्ण क्वांटम संख्या हैं तथा I, K और μ क्रमशः जड़त्व आघूर्ण, बल स्थिरांक या बल नियतांक एवं समानीत द्रव्यमान है। अब हम ये देखें कि एक अणु में जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर हैं, जिसको हम N से नामांकित करते हैं, उनका मैं जैसे कह दूँ N = 1 से N = 2 में के संगत संयुक्त कंपन ऊर्जा स्तर, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से नामांकित करते हैं, V = 1 2 3 0 1 2 3 4 तथा प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर के साथ संयुक्त घूर्णन ऊर्जा स्तर, जिसे हम J से नामांकित करते हैं, J = 0 1 2 3 को हम नीचे चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। और इस चित्र में हम ये देखते हैं कि जो ऊर्जा का मान है सबसे कम हमारे किस में होगा, रोटेशनल, जिसको हम प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन कहते हैं, उससे अधिक वाइब्रेशनल रोटेशनल में होगा
और सबसे अधिक किसमें होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अतः घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर बहुत कम, कंपन ऊर्जा स्तरों के बीच मध्य अंतर अधिक और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर बहुत अधिक होता है। अर्थात घूर्णन स्पेक्ट्रा में 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी कम ऊर्जा भी अणु को घूर्णन प्रदान कर सकती है तथा अणु का एक ही कंपन ऊर्जा स्तर में एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में संक्रमण हो सकता है। घूर्णन स्पेक्ट्रम केवल उच्च तरंग दैर्ध्य जैसे सुदूर अवरक्त या सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में पाया जाता है। अतः इसे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए जो हमारा चयन नियम है वो होता है हमारा डेल्टा J = ±1।